Till now we have already studied that organic compound convert into product when reagents attack on them. और जब भी organic compound product में convert होते हैं तो they convert by a certain mechanism. ओके, एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक शॉर्टली स्टेज फॉर्म करता है इन बिटवीन, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द reagents, that is electrophilic and nucleophilic reagents, and we have also studied about the different type of intermediates and what are they. Right now students, we are going to study about the organic compound. अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो organic compound है ये क्यों और किस तरह से, why and where reagents attack on them. जो reagents हैं वो organic compounds पे क्यों और कैसे, किस तरीके से अटैक करता है, हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो बच्चों ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. सो लेट्स सी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट in which we are going to deal why and where these reagents attack on this particular organic compound. तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करेंगे व्हाई एंड वेयर रिएजेंट अटैक्स ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. सी स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल देखें तो ये है हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप. इसमें अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेयर टू कार्बन. तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए, कार्बन और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया है. और क्योंकि इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं ऑक्सीजन को, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब देखिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. इस पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है. बहुत सिंपल है. अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो कौन से पार्ट पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनिल के कार्बन पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज और कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज. अगर इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बोनिल पे अटैक करता है तो वो कौन से पार्ट से अटैच होगा, वो इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन से अटैच होगा. क्यों, क्योंकि ये है पॉजिटिवली चार्ज और ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज. और इन पे चार्जेस कैसे बिल्डअप हुए, क्योंकि हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा. और अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत वीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं, सॉरी, तो ये वीक बॉन्ड्स को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और खुद कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज, और इस वजह से इसको क्या क्रिएट कर लेता है, ये पॉजिटिव चार्ज. तो हम देख सकते हैं जो अपोजिटली चार्ज हमारे पास रिएजेंट है वो अपोजिटली चार्ज आयन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है बच्चों, तो हम ये देख सकते हैं कि विद इन कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से चार्जेस बिल्डअप हो सकते हैं. ठीक है, ये चार्जेस प्योर भी हो सकते हैं और पार्शियल भी हो सकते हैं. ठीक है, हम अभी स्टडी करेंगे अबाउट दी पार्शियल चार्जेस ऑल्सो. तो पार्शियल चार्जेस भी हो सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दिस न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, सो 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन कौन से हैं. फर्स्ट है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट, देन सेकेंड वन इज रेजोनेंस इफेक्ट, थर्ड वन इज हाइपोकॉन्जुगेशन, and the last one is electromeric effect. तो बच्चों ये चारों की चारों इफेक्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इनके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है. अगर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हमें टिल एंड कंफ्यूजन ही रह जाएगा. सो लेट्स सी दिस टॉपिक.
So first we are going to deal with the inductive effect. देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कार्बन की चेन बनाई है और यहाँ पे मैंने एक एक्स ग्रुप लिखा है, ठीक है। ये जो एक्स ग्रुप है, मान लीजिए कि अगर ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है, अगर कार्बन के कंपेयर में ये एक्स ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, ये जो एक्स ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन से थोड़े से डिस्प्लेस हो जाएंगे टूवर्ड्स दी एक्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या हो रहा है इसके अंदर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, वी कैन से स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो जब यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है इस वजह से। और डेल का मतलब होता है पार्शियल, यहाँ पे हम जो डेल वर्ड यूज कर रहे हैं इसको प्रोनाउंस करते हैं एज डेल, और इसका मतलब होता है पार्शियल, मतलब कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस वाले एक्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहा है टूवर्ड्स दी एक्स, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है इसलिए इस फर्स्ट कार्बन पे हम बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को तो खींच ही रहा है, तो ये इसके ऊपर तो इफेक्ट डालेगा ही, लेकिन इसका थोड़ा सा इफेक्ट इस सेकंड कार्बन पे भी होगा। जिस तरीके से मैग्नेट होता है वो अपना इफेक्ट डिस्टेंस से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उसका इफेक्ट कम होता जाता है, उसी तरीके से इसका जो इफेक्ट है डिस्टेंस बढ़ने से कम होता जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट कार्बन के कंपेयर में सेकंड कार्बन पे इसका इफेक्ट कम है बट इफेक्ट होगा। तो क्या बोल सकते हैं हम, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है बट इसके कंपेयर में थोड़ा कम पार्शियल कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए ये है हमारे पास में थर्ड कार्बन, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस इस एक्स का और भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल पार्शियल का लगा रहे हैं चार्ज और यहाँ पे आ गया हमारे पास में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे जो कार्बन्स हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा, वो भी कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसके अंदर उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो इसकी कंपेयर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या फिर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो इफेक्ट है डिस्टेंस के साथ में कम होता जाता है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, ऑपोजिटली इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया। इस इफेक्ट को बच्चों आपको एक नाम तो पता ही है, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट। कभी कभी किसी किसी बुक में इसको ट्रांसमिशन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हम किस तरीके से शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, जो हमारे पास बॉन्ड है वहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिख देती हूँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम शो करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पार्शियल कैरेक्टर बिल्डअप हो रहे हैं, जो पार्शियल चार्जेस बिल्डअप हो रहे हैं, ये कैसे होते हैं बच्चों, दीज आर परमानेंट नेचर। मतलब जो डाइपोल इसमें डेवलप हो रहा है वो क्या हो रहा है, परमानेंट है, ठीक है। ये जो चार्जेस बिल्डअप हो रहे हैं कैसे हैं, परमानेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो दे रहा है जिसकी तरफ से डिस्प्लेस हो रहा है उस पे पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। फिर ये जो इफेक्ट होता है डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट हमने ये देखा है कि ये इसको हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। हम इसको इस तरीके से शो करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हम एरो शो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे 2 टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं। दे आर 2 टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। द फर्स्ट वन इज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलो अब इस इंडक्टिव इफेक्ट को हम पढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। So students, plus I and minus I effect we decide on the basis of attraction power of that particular group in compare to hydrogen। हम हाइड्रोजन के कंपेयर में उस एलिमेंट को, जैसे हमने पहले x लिया था, तो सपोज हमने x एलिमेंट को हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे कि हम x की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, सपोज ये हमारे पास में x है, अगर इस x का अट्रैक्शन पावर हाइड्रोजन के कंपेयर में कम है, अगर हम x और हाइड्रोजन के अट्रैक्शन पावर को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है और x का अट्रैक्शन पावर कम है। तो अगर x का अट्रैक्शन पावर कम है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना प्रेफर करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना प्रेफर करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट का मतलब हुआ ग्रुप या फिर एटम जिनकी अट्रैक्शन पावर इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपेयर में वो इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस में वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। आई रिपीट, एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच शो लेस अट्रैक्टिवनेस और विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन लेस इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन को वो कम अट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ये तो हुई टर्मिनोलॉजी की बात। आपको सिंपल ये समझना है कि प्लस आई इफेक्ट का मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर कर देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो रिपेलिंग ग्रुप्स होते हैं उनको हम प्लस आई इफेक्ट शो करते हुए देखते हैं, ठीक है। आपको ये ही नोटिस करना है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेंड लिख रखा है कि जितने ज़्यादा आपके पास एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा वो, मतलब उतनी ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। देख लीजिए यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है ही नहीं इस कार्बन से अटैच, ठीक है। ये 0 डिग्री कार्बन है, इससे कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में हो गया ड्यूटेरियम, उसके बाद में हमारे पास में हो गया सबसे कम हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास में ट्रेंड है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जितना एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा उतना ही प्लस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, सिंपल एकदम, ठीक है। अब देखो माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट का मतलब ये जो ग्रुप है एक्स ग्रुप, इसका अट्रैक्शन पावर्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा हो, ठीक है। ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ तो उस केस में ये इफेक्ट ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इस ग्रुप की अगर इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा हो, ठीक है। एक्स की अगर हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा हो एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। ये तो हो गई टर्म की बात। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप भी लिख सकते हैं। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है या विड्रॉ करता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, सिंपल, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पूरा ट्रेंड दे रखा है बच्चों, तो आप ट्रेंड में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो 3 डिग्री एमीन का है और सबसे कम है हाइड्रोजन का। तो मैंने यहाँ पे पूरा ट्रेंड लिख रखा है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और कौन सा ऐसा एटम है जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है।
सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इम्पॉर्टेंट फीचर्स स्टडी कर लिए हैं और हमने अभी टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स भी स्टडी कर लिए हैं। अब हम इन इफेक्ट्स के थ्रू क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका रोल है उसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे और इनका एप्लीकेटिव पार्ट क्या है। ठीक है, तो हमने ग्रुप्स भी देख लिए हैं, कौन कौन से ग्रुप प्लस आई दिखाते हैं, कौन कौन से ग्रुप माइनस आई दिखाते हैं, उनका क्या मतलब है। अब हम इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एप्लीकेटिव पार्ट। Now we have concluded that if we talk about plus I effect, तो मान लीजिए ये जो कार्बन से ग्रुप अटैच्ड है इसकी जो अट्रैक्शन पावर है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में कम है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो ये किसकी तरफ करेगा, कार्बन की तरफ रिलीज करेगा। तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पे कौन सा आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स। ठीक है, और जैसे कि हम बात करें, अगर ये हमारे पास में कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से ये CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस कार्बन पे है सपोज ये पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कार्ब कैटायन है ये स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर इस प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से देना है। देखिए इसके साथ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जब भी टर्शरी कार्बन है, मतलब ऐसा कार्बन जिससे 3CH3 ग्रुप या फिर 3 कार्बन अटैच्ड हो। ठीक है, तो जो हमारे पास में टर्शरी कार्बन होता है वो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो करता है मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये क्या है, ये पोर्शन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जो कार्बन है ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और जब नियर बाय कार्बन इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कार्ब कैटायन। ये कार्ब कैटायन हो जाएगा स्टेबल। क्यों स्टेबल हो रहा है, क्योंकि इसके पास में प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, उस वजह से ये कार्ब कैटायन क्या हो जाता है, स्टेबल, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस वजह से बढ़ जाती है। और ये चाहता ही है क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बताते हैं कि ये ग्रुप क्या है, स्टेबल है कि नहीं, तो हमको बताना स्टेबल क्यों, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच्ड हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं माइनस आई इफेक्ट की तरफ। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट में हमने ये देखा था कि ऐसा ग्रुप अटैच्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर हम हाइड्रोजन के कंपेयर में इस ग्रुप को या एटम को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो दे रहा है उस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं इसी टॉपिक के। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देख सकते हैं बच्चों, देखिए कि मेरे पास में एक कार्बन है, ठीक है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और इस कार्बन से हमारे पास में 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक और मेरे पास में एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इस कार्बन से मान लीजिए कि सपोज हम मान लेते हैं कि NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब आपसे पूछते हैं कि कौन सा कार्ब एनायन जो है वो स्टेबल है। ठीक है, तो देखिए आप क्या देखेंगे कि इसके पास में ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 3 डिग्री जो कार्बन होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इस पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम। इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी
कम, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, आप इस पर और नेगेटिव चार्ज देंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जो उसको नहीं चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, नेगेटिव चार्ज था, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्ब जो कैटायंस हैं वो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं, और जो कार्ब एनायंस हैं वो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। मतलब कार्ब एनायन के पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए और कार्ब कैटायन के पास में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए, तब जाके वो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कैसे पार्शियल चार्जेस बिल्डअप होंगे प्लस आई माइनस आई इफेक्ट में। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है बच्चों। और इसके जो फीचर्स हैं वो ऑलरेडी हम टॉपिक के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं, इन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, एंड टाइप ऑफ इफेक्ट्स दैट इज प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट को भी हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। सो नाउ इट्स टर्न कि हम ये स्टडी करें कि ये प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ दिस plus I and minus I effect, that is inductive effect. See the applicative part of inductive effect. So in this first we are going to study about the strength of acid and the second one is strength of base. देखिए अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की तो अगर प्लस आई ग्रुप अटैच्ड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, प्लस आई इफेक्ट की प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सो वी कैन से दैट अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की ज़्यादा। दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्लस आई इफेक्ट। Now if you talk about the strength of base, then plus I effect is directly proportional to basic nature, or we can say that minus I effect is inversely proportional to basic nature. Now let's see how. सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयन इन वाटर। अगर कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन लूज करता है वाटर के अंदर, इन दैट केस हम ये कहते हैं कि वो कंपाउंड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है एसिड जिसके साथ सिर्फ H ग्रुप अटैच्ड है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। देन यहाँ पे अगर हम एसिड ग्रुप के साथ अटैच कार्बन देखें तो यहाँ पे सिर्फ CH3 ग्रुप अटैच्ड है। अगर हम यहाँ पे देखें एसिड के साथ में तो इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब कार्बन और उसके पास में भी क्या है, कार्बन। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ नोट करूँ तो मैंने क्या बोला है, जितना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, R ग्रुप ज़्यादा है, यहाँ पे CH2 जुड़ा हुआ है, उससे CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो सिर्फ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे I जुड़ा हुआ है। तो हमने ट्रेंड ऑलरेडी देखा था कि CH3 और CH2 जो है ये सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, देन CH3 कम करता है और H सबसे कम इफेक्ट शो करता है। तो अगर इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है तो उस केस में ये सबसे कम एसिडिक होगा, और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम है। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें हम, प्लस आई, क्योंकि ये सारे क्या है, प्लस आई ग्रुप है। तो ये प्लस आई सबसे कम शो करता है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। हमें यहाँ पे ये ट्रेंड मिल रहा है। अब देखिए ऐसा क्यों। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और एक और एग्जांपल हम सपोज ये ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हमारे पास में ये दो कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये है H और यहाँ से जुड़ा हुआ है ये CH3। इसकी जो इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट वो कम है, लेस, और इसका जो प्लस आई इफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है, मो। तो क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है तो ये इस
कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा। ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दिस कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो फर्दर ये जो कार्बन है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट करेगा, इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और प्लस क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने आगे वाले एलिमेंट को शिफ्ट करेगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी प्लस आई ग्रुप की वजह से। और क्योंकि ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इस H को ये बहुत ही टाइटली अटैच करके रखेगा। अगर हम मान लीजिए C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो ये इस H पॉजिटिव को बहुत टाइटली होल्ड करके रखेगा, H पॉजिटिव लूज करने नहीं देगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इस कार्बो ऑक्सिलिक जो ग्रुप है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस H पॉजिटिव को ये लूज नहीं करता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्बो ऑक्सिलेट आयन है इसके ऊपर जो ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो ये इस H पॉजिटिव को लूज करने नहीं देगा। इन शॉर्ट एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं अगर हम H ग्रुप को देखते हैं तो इसका आई इफेक्ट कम है। अगर इसका आई इफेक्ट कम है तो ये रिलीज भी कम करेगा। अगर रिलीज कम करेगा तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगी, तो ये इतना टाइटली इस हाइड्रोजन को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये H इजीली लूज हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है CH3, CH2 और COOH। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार्बन जुड़ा हुआ है CH2 ग्रुप, ठीक है ना, कार्बन ग्रुप, और इसके पास में भी क्या जुड़ा हुआ है CH3। तो यहाँ पे प्लस आई वाले ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और ज़्यादा है। यहाँ CH3 के कंपेयर में देखिए तो CH2 CH3 है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। अगर प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम है तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा शिफ्ट करेगा इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट जो आयन है COO नेगेटिव, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उस वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन है इस H को बहुत टाइटली होल्ड करके रखेगा, तो उसको ईजिली लूज नहीं करेगा। तो जब ईजिली लूज नहीं करेगा तो ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि अगर प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है और इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी इस कार्बोक्सिलेट आयन पे, उस वजह से ये इस H पॉजिटिव को इतना इजीली लूज नहीं कर पाएगा, सिंपल वर्ड्स में। हमने ये देख लिया है कि प्लस आई ग्रुप जब जुड़ा हुआ हो तो किस तरीके से एसिडिक नेचर कम हो जाता है। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास में आइसोमर है, अगर हमारे पास में आइसोमर है उस केस में हम एसिडिक नेचर कैसे डिटरमाइन करेंगे। नाउ सी, यहाँ पे हमने 3 आइसोमेरिक फॉर्म बनाए हैं। इन तीनों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये लीनियर है, ये स्लाइटली ब्रांच्ड है, ये कम्प्लीटली ब्रांच्ड है। तो इनमें सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंट है, अदरवाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम है। तो ये क्या है, ये है आइसोमर्स। ओके, नाउ सी, अगर हम इन आइसोमर्स को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी सारे कार्बन ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये भी क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, सारे एल्काइल ग्रुप, तो ये भी क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब डिफरेंस ये है कि कौन ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और कौन कम प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। जो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा वो सबसे कम एसिडिक होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि हमने एक इफेक्ट पढ़ा था कि प्लस आई इफेक्ट या फिर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ में कम होते जाते हैं। जैसे कि मैग्नेट का इन्फ्लुएंस डिस्टेंस के साथ में कम होता जाता है, उसी तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट भी डिस्टेंस के साथ में कम होता जाता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जितना हमारा आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। अब देखिए
यहाँ पे ये CH2 से जुड़ा हुआ है, उसके बाद में ये CH2, उसके बाद में CH2, उसके बाद में CH3, तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस जो कार्बन के ग्रुप से अल्काइल ग्रुपों का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो जो मेन इन्फ्लुएंस होगा वो सिर्फ इस कार्बन की वजह से होगा। थोड़ा सा ये सेकेंड कार्बन शो करेगा और थोड़ा और कम ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन तो बहुत ही कम शो करेगा, ठीक है, नेग्लिजिबल। तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस बढ़ने से, प्लस आई ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ने से इसका इफेक्ट, प्लस आई का इफेक्ट कम हो रहा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लीस्ट प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो वापस से 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसके कंपेयर में यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम यहाँ बात करें तो जो एसिड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बोऑक्सिलिक से ये जो अल्काइल ग्रुपों का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट क्या है, मैक्सिमम। तो आप जब इस कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप को कंपेयर करेंगे बाकी कार्बन से, तो देखो कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप के पास में ही है सारे कार्बन, यहाँ पे कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप से थोड़े डिस्टेंस पे आ रहे कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन से और डिस्टेंस पे जा रहे हैं दूसरे कार्बन। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है इसलिए ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक नेचर डिक्रीज होता जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एल्काइल ग्रुप ब्रांच्ड है, अगर आइसोमर्स है हमारे पास में और उस केस में अगर एल्काइल ग्रुप ब्रांच्ड है तो उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा। तो ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। हम या फिर ऐसा कर देते हैं, ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और उतना ही वो कम एसिडिक होगा। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कि जितना प्लस आई वाले ग्रुप बढ़ेंगे उतना ही कम वो एसिडिक होगा। तो आपको प्लस आई ग्रुप देखना है यहाँ पे, और सेकंड केस में हमने स्ट्रक्चर देखा है, ब्रांचिंग देखी है। सो दीज आर दी 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं माइनस आई इफेक्ट की तरफ कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक नेचर कैसे बढ़ेगा। नाउ सी, फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने हैलोजन ग्रुप अटैच कर रखे हैं। तो अगर हम माइनस आई इफेक्ट की बात करें देन एफ का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट इज द मैक्सिमम एंड आई का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट दैट इज मिनिमम। तो माइनस आई इफेक्ट जब कंपेयर करते हैं हैलोजन में देन एफ हैज़ द मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज माइनस आई इफेक्ट एंड आयोडीन दैट इज आई हैव मिनिमम माइनस आई इफेक्ट। ओके, नाउ सी, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमने चेंजेस क्या किए हैं, सबके स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ यहाँ पे हैलोजन ग्रुप डिफरेंट है। जिस कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से हैलोजन जुड़े हुए हैं, पर यहाँ पे हैलोजन वेरी कर रहे हैं और फाइनली हमने इस हैलोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया हमारे पास में CH3। अब देखिए एसिडिक नेचर कैसे बताएंगे। हमने क्लियर लिख रखा है यहाँ पे कि माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। हमने क्या देखा यहाँ पे एफ का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एफ का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कम है तो ये कम एसिडिक होगा। Br का और कम है तो ये और कम एसिडिक है। इसके कंपेयर में आयोडीन का सबसे कम है तो ये और भी कम होगा। उसके बाद में CH3 है, तो आपको पता है CH3 जितना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा। तो जितना माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा उतना ही एसिडिक नेचर ज़्यादा, जितना माइनस आई इफेक्ट कम उतना ही एसिडिक नेचर भी कम। तो हमने ये ट्रेंड देखा। अब ऐसा होता क्यों, देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। ये कैसे ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, दे विल डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दैम, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये जो कार्बोऑक्सिलेट आयन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये जो COH है, मैं यहाँ पे अलग तरीके से लिख रही हूँ, ये जो COH है ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस OH के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये H पॉजिटिव ईजिली बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कार्बोऑक्सिलेट आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ खींच रहा है, इस वजह से ये H पॉजिटिव ईजिली बाहर निकल जाएगा। H जो है H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर
निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइनस आई इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट बनने से ऑक्जेलेट आयन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, उस वजह से वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और H जो है H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में हैलोजन ग्रुप तो सेम ही है लेकिन उनके नंबर डिफरेंट है। देख लीजिए, जिस कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 3Cl ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 2Cl ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे वो कार्बन सिंगल CH ग्रुप से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमने Cl की जगह हाइड्रोजन लगा दिया है। तो जिस कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये ट्रेंड देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में एसिडिक नेचर का ट्रेंड क्या होगा। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे Cl3 सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो वापस देख लीजिए, इसके पास कम है, इससे भी ज्यादा कम Cl इसके पास है तो उसका एसिडिक नेचर और कम होगा। इसके पास CH3 है, दैट इज CH2 से H जुड़ा हुआ है, Cl नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है एक तरीके से, या फिर मिनिमम माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। इस वजह से इसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो वैसे भी ये लेस एसिडिक है, और अगर हम बोलते हैं कि ये सबसे कम माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तब भी ये सबसे कम एसिडिक होगा। आप किसी भी एंगल से देखिए, इसका आंसर सेम निकलना है। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये Cl जो भी हम हैलोजन ले रहे हैं, सपोज हम Cl लेते हैं, उसका डिस्टेंस बढ़ता है इस एसिड ग्रुप से, तब क्या ऑर्डर होगा एसिडिक नेचर का। लेट्स सी दैट। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, इन तीनों के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इनको हम बोलते हैं अगेन आइसोमर्स। ये क्या है, आइसोमर, क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे, देखिए, जिस कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे ही Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप का जस्ट पास वाला कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पे Cl नहीं जुड़ा हुआ है। किस, कहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट पड़ोसी कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पे। तो जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप होता है उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये हो जाएगा बीटा एंड दिस वन इज गामा। तो यहाँ पे बीटा कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप ले लीजिए अल्फा, बीटा, और ये हो गया गामा। गामा कार्बन के साथ Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखेंगे तो एक में अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ है Cl ग्रुप, एक पे बीटा पे और एक पे गामा कार्बन पे। नाउ अगर अब हम इसकी एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन से माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप होगा उतना ही एसिडिक नेचर। अब यहाँ पे तो सब एक ही माइनस आई ग्रुप है, Cl ग्रुप भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, पोजिशन देखनी है। Cl ग्रुप, माइनस आई ग्रुप जितना COH के पास में होगा उतना ही ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये जो माइनस इफेक्ट सबसे मैक्सिमम शो करेगा क्योंकि ये COH के सबसे पास वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो क्योंकि ये सबसे पास वाले कार्बन से अटैच्ड है और सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इस वजह से इसका जो एसिडिक नेचर होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर। यहाँ पे हम देखते हैं माइनस आई जो ग्रुप है Cl ग्रुप वो सबसे दूर है, क्योंकि सबसे दूर है तो इसका जो इन्फ्लुएंस होगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे वो सबसे कम होगा। सबसे कम होगा तो इसका एसिडिक नेचर भी सबसे कम होगा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसका इन्फ्लुएंस भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस वजह से एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ने से एसिडिक नेचर कम होता है। अगर माइनस आई ग्रुप पास में है तो एसिडिक नेचर ज़्यादा, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आपने एसिडिक नेचर देख लिया है माइनस एंड प्लस आई इफेक्ट की वजह से। नाउ लेट्स सी दी स्ट्रेंथ ऑफ बेस ड्यू टू प्लस आई माइनस आई। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हमने देखा है अमोनिया ले रखा है, उसके डेरिवेटिव्स ले रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इस नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस नाइट्रोजन से 1 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है,
इस नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप एंड इन दिस नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अल्काइल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है वो मिनिमम है, यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा अटैच्ड है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम है तो इसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा है, इसके पास कम है तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम है। अब ऐसा क्यों? देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ये वाला, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन जो है उसको शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये H पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बहुत ही इजीली, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और बेसिक की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक कंपाउंड एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इजीली वो H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, सो बेसिक नेचर शो करेगा। हम ये भी बता सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ये लोन पेयर और इजीली लूज करेगा, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो वो इजीली रिएक्टिव हो सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो आप इलेक्ट्रॉन लूज के बेस पे भी बता सकते हो, आप H पॉजिटिव के एक्सेप्टेंस के बेस पे भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही तरीके वैलिड है। तो हम सीधा समझ चुके हैं कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से माइनस चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से H पॉजिटिव आयन को ईजिली अट्रैक्ट करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर सकता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दोनों ही केस में ये बेस की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। So we can say that plus I effect is directly proportional to basic nature। उसी तरीके से अगर इन अल्काइल ग्रुप के साथ में कोई माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, आप देख लीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास में एग्जाम्पल है CH2 और यहाँ पे मान लीजिए F है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप। अब क्या है, यहाँ पे हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये माइनस आई इफेक्ट जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये H पॉजिटिव को इतना इजीली अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव को क्यों अट्रैक्ट करेगा, इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो इस वजह से ये अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करना प्रिफर नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास जिस चीज़ की कमी आ रही है उसको और कैसे दे सकता है। ठीक है, तो सिंपल हम कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट जितना बढ़ेगा उतनी ही बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ लेट्स सी दी बेसिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। इन दिस R इज इक्वल्स टू CH3। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ये हमने क्या यूज़ किया है, CH3। ठीक है, अब देखिए होना क्या चाहिए, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होता है, जितना ज़्यादा प्लस है उतना ही बेसिक नेचर होना चाहिए। पर आप देखेंगे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होने के बाद भी इसका बेसिक नेचर बहुत कम है। ठीक है, सेकेंडरी और प्राइमरी के कंपेयर में इसका बहुत कम है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे एक्सेप्शन के पीछे रीज़न है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है ये क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, उसका मतलब क्या होता है, इस नाइट्रोजन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अब जब भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे इस नाइट्रोजन पे, तो क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है तो H पॉजिटिव जो है इस नाइट्रोजन के पास तक पहुंच नहीं पाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से ये जो H पॉजिटिव है इस नाइट्रोजन के पास पहुंच नहीं पाएगा। इवन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है फिर भी ये स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इसके पास नहीं पहुंच पाएगा, और जब नहीं पहुंच पाएगा तो H पॉजिटिव इसके साथ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा। जो टर्शरी अमीन है ये बेसिक नेचर शो नहीं कर पाएगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका जो बेसिक नेचर है वो कम हो जाता है। तो होना चाहिए 3 डिग्री पहले, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा बेसिक सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बट ये एक्सेप्शन इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से जो प्लस H ग्रुप है, जो प्लस H आयन है, वो इस N के पास में पहुँच नहीं पाएगा। सो सेकेंड डिग्री
shows the maximum basic nature, then 1 degree, after that this 3 degree show, and lastly 0 degree जो हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है वो सबसे कम बेसिक होता है क्योंकि इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है। ओके सो बस यहाँ पे यही एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए।